कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। हालांकि इस पर एकनाथ शिंदे ने यह क्लियर किया है कि इसे महायुति जो है वो यहां पर डिसाइड करेगी। लगातार हमारे साथ चर्चा में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारिक खान जीएसपी प्रवक्ता और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक वर्मा जी और आलोक पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आलोक आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हालांकि झारखंड में जरूर बीजेपी को झटका लगा है, घुसपैठ वाला जो दाव है वो फेल साबित हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति को की सुनामी देखी जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर 9 सीटों की बात करें तो इसमें भी बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त बनते हुए, तो ऐसे में अगर पूरी स्थिति को देखें तो जो स्टैंड बीजेपी का यहां पर देखने को मिला, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटेंगे बटेंगे बयान हो या पीएम मोदी का सेफ है बयान हो, जिस तरह से बीजेपी ने इस पर स्टैंड लिया है वो कहीं ना कहीं जनता पर प्रभाव डालते हुए नजर आया, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के नतीजों में तब्दील हुआ है और उत्तर प्रदेश के रुझानों में दिखाई पड़ रहा है। आलोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम आलोक जी आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि चेहरे पर आपकी मुस्कान हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन उससे पहले आलोक के पास आवाज पहुंच गई है। तो आलोक, एक है सेफ है पीएम मोदी का ये नारा, कटेंगे बटेंगे मुख्यमंत्री का ये नारा, कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हुए महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे, उत्तर प्रदेश के जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर डालते हुए। बिल्कुल, देखिए दोनों ही नारों का अपने अपने जगह पे असर हुआ है। जहां पर उत्तर प्रदेश में असर होना था वहां पे मुख्यमंत्री का वो नारा चला, क्योंकि वो खुद इन 9 सीटों के उपचुनाव में लगातार रैलियां की उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जहां का प्रधानमंत्री के नारे की बात है तो वो देश के महाराष्ट्र और झारखंड कि उसमें भी अपना रंग दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगता है कि ठीक है, लौटेंगे आपके पास, आप अपनी जानकारियां जरूर दीजिएगा, लौटेंगे आपके पास। और इस दौरान केदारनाथ से जुड़ी बड़ी खबर, जहां केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। आशा नौटियाल 5623 वोटों से जीती है। तो एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर अपना परचम लहराया है। बता दें कि इस सीट पर 5 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 बार बीजेपी ने पहले ही जीत हासिल कर रखी है, जिसके अलावा 2 बार कांग्रेस ने यहां पर परचम लहराया था। और ये जो मुकाबला था केदारनाथ की सीट पर, ये दरअसल पूर्व विधायकों के बीच का ही ये पूरा मुकाबला था। आशा नौटियाल जो कि लगातार 3 बार बीजेपी से यहां पर विधायक रही, उनको बीजेपी की ओर से उन पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा गया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया, जो कि 2017 में विधानसभा चुनाव जीतकर वो यहां पर पहुंचे थे, लेकिन 2022 के परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहे। लेकिन केदारनाथ सीट से यहां पर बीजेपी की जीत हुई है, 5623 वोटों से जीत हुई है। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं और एक एक करके सवाल जवाब उनसे भी करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अब सवाल आपसे है तारिक खान जी, सीसामऊ में तो नसीम सोलंकी ने कमाल दिखा दिया, लेकिन क्या यहाँ पर जीत ईवीएम की भी हुई है? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सवाल उठाए, ईवीएम को लेकर हो, प्रशासन को लेकर हो, अधिकारियों को लेकर हो। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की जब लोगों को वोट डालने से रोका गया और उसको प्रमाण के साथ। आपके पास तारिक जी लौटेंगे, तमाम बड़ी जानकारियां लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, 2014 के प्रलय के बाद जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे,
हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। केदारनाथ सीट पर जिस तरह से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए उस पर मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कहा गया है कि जीत को लेकर हम आश्वस्त पहले थे, लेकिन जो हमारी कार्यदायी योजना है वो कहीं ना कहीं उस पर जनता ने मुहर लगाई है। और प्रीति का एक बार फिर से मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। जो बड़ी खबर आप बताएं, क्या बड़ी खबर है प्रीति आपके पास? बिल्कुल आशिमा, चूंकि देखिए प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो दरअसल कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें देखने को मिली है। फूलपुर में वोटों की गिनती के दौरान झड़प हुई है। झड़प के चलते वोटों की गिनती थोड़ी देर के लिए रुकी गए, तो वहीं डीएम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। स्थिति जो भी वहां पर है वहां उस पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो देखिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और एक एक करके तमाम रुझानों की जो यहाँ पर रुझानों के परिणाम जो सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन प्रयागराज से इस दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। फूलपुर में वोटों की गिनती के दौरान दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर झड़प देखी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। डीएम और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। झड़प के चलते कुछ देर के लिए सही वोटों की गिनती यहाँ पर प्रभावित हुई, वोटों की गिनती थोड़ी देर के लिए सही यहाँ पर रुकी है। तो सुबह 8 बजे से एक तरफ काउंटिंग की प्रक्रिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें प्रयागराज की तो यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, उन दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें देखने को मिली, जिसके कारण कुछ देर तक काउंटिंग की प्रक्रिया बाधित रही। डीएम हो चाहे अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन की टीम हो, वो मौके पर मौजूद है। स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द वोटिंग की जो वोटों की काउंटिंग की जो वापस जो प्रक्रिया है वो भी शुरू करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। आपको फिर पुलिस टीम्स हमारी लगी हुई है, अभी आपको पूरा दबिश दे रही है, अभी क्लियर कर लेंगे। किस तरीके की विधिक कार्रवाई हो सकती है सर? नहीं, इसमें एफआईआर होगी और चूंकि जब काउंटिंग एजेंट आदमी बनता है, इलेक्शन एजेंट बनता है, तो उनको पता होता है कि उनका व्यवहार और आचरण बहुत मर्यादित होना चाहिए। जो माननीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार होना चाहिए। काउंटिंग हॉल में आके इस प्रकार का आपस में हाथापाई कर लेना अनावश्यक किसी बात पे, तो वो निश्चित रूप से उसमें कड़ी कार्रवाई तो हम करेंगे। थैंक यू। अब तो हो गया, अब लास्ट विधानसभा की मतगणना के दौरान तो देखिए प्रयागराज में फिलहाल अभी स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और चलिए फूलपुर से हमारे साथ मानवेंद्र भी लगातार बने हुए। मानवेंद्र, यहाँ पर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली, जिसके कारण काउंटिंग कुछ देर तक प्रभावित रही। क्या स्थिति है अभी मौके पर? चूंकि हमने बयान भी सुने कि स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है, और वजह भी क्या रही वो भी बताइएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, स्थिति अब कंट्रोल में है, लेकिन जो मतगणना है वो रुकी हुई है। 20 राउंड की मतगणना हुई थी, उसी दौरान ये हंगामा शुरू हो गया
और उसके बाद जो एक पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं उनकी तरफ से जब बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल वहां पर पहुंचे हैं तो जैसा कि डीएम साहब बता रहे थे, तो उसके बाद से कुछ शाउटिंग, कुछ हूटिंग शुरू करी थी और उसको लेकर के कुछ हंगामा हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोग आमने सामने आ गए थे और थोड़ी देर के लिए एक तरह से मतदान जो है वो रुक गया था। और उसके बाद जो है अभी स्थिति कंट्रोल में है, मतगणना शुरू हो जाएगी। 20 राउंड की मतगणना के बाद ये स्थिति पैदा हुई थी। तो प्रयागराज में ये स्थिति जो है थोड़ी देर के लिए उससे चुनाव का जो मतगणना थी वो उस पर प्रभावित हुई थी। सर ये बताएं अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए अभी सब सामान्य स्थिति है। अब लगभग 10 मिनट के बाद में मतगणना शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जितने हमारे अन्य जितने निर्दलीय अथवा राजनीतिक उम्मीदवार हैं उनके सभी मतगणना एजेंट शांति से बैठे हुए थे। ये केवल जो बीएसपी के द्वारा एक कृत्य किया गया। और तो देखिए प्रयागराज से ये झड़प की बातें यहाँ पर सामने आई हैं। हालांकि जांच के बाद, कार्रवाई के बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन देखिए रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और अब देखिए 1 बजे तक की ये तस्वीर कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से नतीजों को लेकर क्लियर कर देगी। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड से हमारे संवाददाता भी हैं। और एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तारिक जी, अब तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। नतीजे अगर एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा फेरबदल यहां पर रुझानों में देखने को नहीं मिल सकता है। देखिए बीजेपी की कमियां ना गिना के, बीजेपी की बेईमानी ना गिना के आप अपनी कमियों को पहचान पाए, इस सबक ले पाए, या फिर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले बैठा? तारिक जी, ईमानदारी से चुनाव होता तो हम अपनी कमियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देते। और कोई भी चुनाव अगर कोई हारता है तो सबसे पहले उसको यही देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या कमियां रह गई। लेकिन चुनाव के दौरान ही जब